उत्सव आस्था का हमारा देश उत्सवों और पर्वों का देश है। हर दिन यहाँ कोई ना कोई उत्सव या पर्व होता है। अभी नवरात्र बीते, रामनवमी हमने मिलकर बनाई। अब श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की रस्में निभाई जा रही हैं। गुजरात के जूनागढ़ में माधवपुर मेले में ये जबरदस्त आयोजन किया गया। कृष्ण बारात में बारातियों ने जमकर गरबा खेला, जबकि अब अप्रैल की शुरुआत में रामदूत हनुमान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव पर मध्य प्रदेश में 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। अष्टधातु से बनी यह प्रतिमा 3 साल में बनकर तैयार हुई है। इसी तरह खाटू श्याम का रंगीला महोत्सव बनाया गया। बिहार के समस्तीपुर में खाटू श्याम मंदिर से श्याम बाबा की शाही सवारी निकाली गई। ये वो रंग हैं जिनको देखकर भारत को उत्सवों का देश कहा जा सकता है। देखिए, तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस प्रकार से अलग अलग रंग, आस्था के रंग जो हैं तमाम देखने को मिल रहे हैं। और ये पूरा महीना, खासकर अगर हम मार्च में देखें तो तमाम अलग अलग सांस्कृतिक रंग हमको पूरे देश भर से निकलकर सामने आए और अभी भी ये सिलसिला जारी है। तो आपको गुजरात के माधवपुर की गलियों में लेकर चलते हैं, जहां भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी के जयकारे गूंज रहे हैं। सदियों पुरानी परंपरा को निभाते हुए पोरबंदर के मेर समाज ने मामा बनकर मामेरा भरा और भव्य बारात के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। अब श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का द्वारिका में इंतजार है। खास रिपोर्ट देखिए आप। उत्सव और उल्लास की ये तस्वीरें पोरबंदर के माधवपुर की हैं, जहां इतिहास और आस्था का मिलन हो रहा है। भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह के इस ऐतिहासिक उत्सव ने पूरे इलाके को भक्ति के सागर में डुबो दिया है। यहाँ भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा है कि पोरबंदर से आए मेर समाज के हजारों लोग बैंड बाजे और गरबा की थाप पर झूमते थिरकते माधवपुर पहुंचे। परंपरा के अनुसार मेर समाज के इन लोगों ने भगवान माधव राय के मामा बनकर मामेरा भरने की रस्म अदा की। मंदिर में मामेरा अर्पित करने के बाद रुक्मणी जी के परिवार की ओर से विवाह का औपचारिक प्रस्ताव रखा गया। दोपहर 2 बजे भगवान माधव राय की भव्य बारात रामबन के लिए निकली तो ऐसा लगा मानो पूरा शहर ही बाराती बन गया हो। शाम ढलते ही रुक्मणी मंदिर और रामबन के चौरी मंडप की सुंदरता देखते ही बन रही थी। फूलों और आकर्षक रोशनी से सजे इस मंडप में शाम 7 बजे विवाह की मुख्य विधियां शुरू हुई। जब भगवान माधव और माता रुक्मणी ने 7 फेरे लिए तो आसमान फूलों की वर्षा से भर गया और भक्तों की आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक आए। दूर दूर से आए हजारों श्रद्धालुओं ने इस दिव्य मिलन पर फूलों की वर्षा की। हर कोई इस ऐतिहासिक क्षण को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता था। आज कंसार खिलाने की पारंपरिक रस्म निभाई जाएगी, जिसके बाद भगवान माधव माता रुक्मणी के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां उनके भव्य स्वागत के लिए द्वारका नगरी को भी पलक पावड़े बिछाकर सजाया गया है। माधवपुर का यह मेला केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि सदियों पुरानी उस विरासत का प्रतीक है जो आज भी जन जन के हृदय में बसी है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जूनागढ़ में श्री कृष्ण रुक्मणी बारात में शामिल भक्तों ने जमकर गरबा खेला। श्री कृष्ण और रुक्मणी के जयकारों से पूरी बारात के दौरान ये नारे गूंजते रहे। देखिए, तस्वीरें आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं कि किस प्रकार से रुक्मणी और श्री कृष्ण के जयकारों से पूरी बारात गूंजती रही। तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। देखिए तस्वीरें, तो बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचे थे और तमाम सांस्कृतिक आयोजन वहां पर किए गए। ढोल नगाड़ों की थाप पर भक्त झूमते रहे और गाजे बाजे के साथ जूनागढ़ में श्री कृष्ण रुक्मणी बारात में भक्तों ने शामिल होकर गरबा भी खेला और जबरदस्त तरीके से जयकारे लगाए। पूरी बारात का माहौल गुंजायमान।
वहीं धर्मनगरी छतरपुर में आस्था का एक नया शिखर स्थापित हुआ। जनराय टोरिया मंदिर में देश की पहली और सबसे विशाल अष्टधातु की हनुमान प्रतिमा स्थापित होने जा रही है। 51 फीट की ये भव्य मूर्ति शिल्पकला का नमूना है। मंदिर में 24 मार्च से ही उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अब इंतजार है 2 अप्रैल का, जब हनुमान जन्मोत्सव पर इस दिव्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। बुंदेलखंड की धरती पर आस्था का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। छतरपुर के सबसे ऊंचे धार्मिक स्थल जनराय टोरिया मंदिर में विराजने जा रहे हैं महाबली हनुमान। ये कोई साधारण प्रतिमा नहीं है। दावा किया जा रहा है कि देश भर में यह हनुमान जी की ऐसी पहली प्रतिमा है जिसे पूरी तरह से अष्टधातु से तैयार किया गया है। 2018 में तो संकल्प हुआ था, लेकिन 3 वर्ष पूर्व इसका निर्माण कार्य चालू हुआ था, जो निरंतर 3 साल से बराबर काम चलता रहा। और अब ये पूरी मूर्ति 171 कुंटल पीतल से 51 फुट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा तैयार हो गई है, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त संत महंत बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री, जगत गुरु रामानंदाचार्य, कामदगिरि पीठाधीश्वर शंकराचार्य, यदि अनेक संत महंत यहाँ अपने आप आकर के और हनुमान जी का दर्शन करके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। करीब 171 क्विंटल अष्टधातु के मिश्रण से तैयार ये मूर्ति शिल्प कला का एक अद्भुत उदाहरण है। इस भव्यता को साकार करने में पूरे 3 साल का लंबा वक्त लगा है। 2018 में हमारे छतरपुर में ही मऊसानिया पर महाराजा छत्रसाल की बड़ी विशाल मूर्ति का अनावरण हो रहा था, जिसमें तमाम ख्याति प्राप्त संत मौजूद थे। उस समय मेरे मन में ये प्रेरणा हुई कि यदि अयोध्या में हमारे राम जन्मभूमि पर रामलला विराजमान हो जाए, राजा बन के बैठ जाए, तो अपने बुंदेलखंड की इस धरा में कनक भूधराकार शरीरा विशाल आकार की बड़ी मूर्ति हनुमंत लाल जी महाराज की बनवाऊंगा। ऐसा संकल्प 2018 में लिया था। 51 फीट ऊंची ये गगनचुंबी प्रतिमा न केवल अपनी ऊंचाई बल्कि अपनी बनावट के लिए भी अद्वितीय है। यही वजह है कि इस प्रतिमा की महिमा का बखान खुद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी किया है। उन्होंने इसे छतरपुर के लिए गौरव का विषय बताया है। जनटोरिया मंदिर में 9 दिवसीय धार्मिक महाकुंभ का आयोजन शुरू हो चुका है। भारी संख्या में श्रद्धालु इस भव्य शोभा यात्रा और अनुष्ठान का हिस्सा बन रहे हैं। यज्ञ का कार्य रामचरितमानस यज्ञ चल रहा है, जो 9 दिवसीय है। एक दिन में एक प्राणी पर हवन होता है और 2 तारीख को इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। और पूर्णाहुति के साथ साथ संत महात्माओं के द्वारा श्री विराट महाबली हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण होगा, महाआरती होंगी और उस दिन से आम जनता के लिए ऊपर सबको दर्शन के लिए खुल जाएगा। अब इंतजार है 2 अप्रैल का, जब हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर इस दिव्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जो आने वाले समय में देश भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र बनेगी। लोकेश चौरसिया, छतरपुर, गुड न्यूज टुडे। बिहार के समस्तीपुर में खाटू श्याम महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालु मंदिर परिसर में भक्ति और उत्साह के साथ शामिल हुए। भजन कीर्तन और पारंपरिक रस्मों ने माहौल और ज्यादा भक्तिमय बना दिया। इस बार बाबा खाटू श्याम की शाही सवारी ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। रिपोर्ट देखिए। समस्तीपुर की सड़कों पर निकली भगवान खाटू श्याम की शाही सवारी। भक्ति, रंग और आस्था में सराबोर हजारों श्रद्धालु खाटू श्याम बाबा की निशान यात्रा में शामिल हुए।
महोत्सव के दूसरे दिन निकली भव्य निशान यात्रा इस बार खास रही। इसमें 1000 से ज्यादा महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। पहली बार सिगड़ी निशान यात्रा भी निकाली गई, जो आकर्षण का केंद्र बनी रही। समस्तीपुर के खाटू श्याम बिहारी मंदिर में 3 दिवसीय श्याम महोत्सव का समापन पूरे धूमधाम और श्रद्धा के साथ हुआ। अंतिम दिन बाबा श्याम की विशेष आरती, भजन कीर्तन, 56 भोग और हवन का आयोजन किया गया। रंग भरी एकादशी के मौके पर श्रद्धालुओं ने फूलों की होली खेली। पूरा मंदिर परिसर फूलों और खुशबू से महक उठा और हर तरफ जय श्री श्याम के जयकारे गूंजते रहे। महोत्सव की शुरुआत अखंड ज्योत और अखंड पाठ से हुई थी। 61 महिलाएं एक समान परिधान में शामिल होकर पाठ में बैठी। इस दौरान कलाकारों ने भजन और नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। अंतिम दिन इत्र वर्षा, जंग धमाल और भजनों की गूंज के बीच श्रद्धालु झूमते नजर आए। राजस्थान और दूसरी जगहों से आए भजन गायकों ने भक्ति का रंग और गहरा कर दिया। यहाँ की बड़ी मान्यता है। खाटू श्याम बिहारी मंदिर के अंदर जो भी भक्तगण भगवान से जो मन्नत मांगते हैं, वो सबकी करीब करीब भगवान पूर्ण करते हैं। यहाँ शादी विवाह के लिए भी जो लोग आते हैं, तो कोई विशेष में कोई छूट जाए, किसी का संबंध नहीं हो तो अलग बात है। देखा सुनी के लिए भी जो लोग आते हैं तो उनका संबंध हो जाता है। निश्चित रूप से बड़े विश्वास के साथ लोग यहाँ आते हैं। खाटू श्याम मंदिर को एक सिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है। हर साल चैत्र शुक्ल एकादशी पर होने वाला ये महोत्सव आस्था और विश्वास का बड़ा केंद्र बन चुका है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं और खाटू श्याम बाबा के दर्शन पाकर खुद को धन्य महसूस करते हैं। समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के टिहरी जिले के घनसाली में वसंत कैथिग मनाया गया। इस मेले में चक्रव्यूह नाटक का प्रभावशाली मंचन हुआ, जिसके जरिए अभिमन्यु की वीरता और बलिदान की गाथा लोगों को दिखाई गई। ये देख दर्शक भावुक हो गए और कलाकारों की प्रस्तुति की खूब सराहना की। वसंत कैथिग 3 दिन तक चला। इस उत्सव में स्थानीय लोगों के अलावा बड़ी संख्या में पर्यटक भी शामिल हुए। तो देखिए, आज महावीर जयंती है। ये जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जो भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। संगम नगरी प्रयागराज में भगवान महावीर की जयंती बड़े ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। इसी तरह की शोभा यात्रा गुलाबी नगरी जयपुर में भी निकाली गई। ऐसा लग रहा था जैसे मानो पूरा शहर भगवान महावीर के संदेश को अपने हृदय में उतारकर सड़कों पर उतर आया हो। महावीर पार्क से निकाली गई ये विशाल शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। 2 तस्वीरें देखी किस प्रकार से रंगारंग कार्यक्रम तमाम किए गए, झांकियां निकाली गईं और बड़ी संख्या में तमाम जैन श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया। पाकिस्तान के पास एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आज दिल्ली एनसीआर में बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक, दिल्ली से लेकर देहरादून तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मौसम की मनमर्जियां जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी है, मैदानों में बारिश और हवाओं का दौर जारी है।
मार्च के महीने में मौसम का ऐसा मिजाज पहले तो नहीं देखा था। लग रहा है जैसे कि फरवरी का महीना हो। हल्की ठंडी हवाएं, आसमान में काले बादलों का डेरा और बारिश की हल्की फुहार, यानी खुशनुमा मौसम की सौगात। मौसम की ये राहत अभी और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि आज भी पूरे उत्तर भारत में बारिश और गरज चमक का अनुमान है, जिससे ये खुशनुमा एहसास और गहराने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक पाकिस्तान के पास सक्रिय एक पश्चिमी विक्षोभ का असर आज और कल बना रहेगा। ऐसे में आज उत्तर भारत में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तर भारत के मैदानी इलाकों, खासकर दिल्ली और आसपास के राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम के लिहाज से मार्च के महीने में कई तरह के बदलाव जो है वो देखे गए और अप्रैल में भी इसी तरीके का अनुमान है कि लगातार बदलाव देखने को मिलेंगे। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर नरेश इस वक्त हमारे साथ है। सर, आज से ही वेदर एक्टिविटीज जो है देखी जा रही है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अगर आप जो सैटेलाइट पिक्चर्स देखेंगे तो एक आपको एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एसोसिएशन में क्लाउड्स दिखाई दे रहा है। अभी एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो अभी पाकिस्तान और ज्वाइनिंग एरिया में है, तो उसका प्रभाव पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आज रहेगा। तो अगर आप ज्यादा एक्सप्लेन में देखना चाहते हैं तो आप ये पिक्चर्स की तरफ देखिए कि आज हमारा ऑलमोस्ट मैक्सिमम नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया में इधर येलो अलर्ट है, जहाँ ऑरेंज अलर्ट है। तो जहां देखेंगे तो जहां पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड को लेके पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, ईस्ट राजस्थान, वेस्ट मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, सारी जगह ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ हम हिल स्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके साथ स्कोली वेदर रहने का भी अनुमान है। एक तो ये जो नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया का वेदर है वो तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के इन्फ्लुएंस में रहेगा। इसके अलावा जहाँ पे ट्रफ आर्बिन डिसकंटिन्यूटी है जिसके कारण जो वेदर रहेगा, तो ये आज और कल रहने का अनुमान है। ऐसे में आने वाले घंटों में रिमझिम फुहारें इस राहत को और बढ़ा देंगी, लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी है। 3 अप्रैल से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने जा रहा है, जिसका असर उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत तक दिखाई देगा। यानी आने वाले कुछ दिनों तक मौसम का ये कूल अंदाज बरकरार रहने वाला है। तो बस तैयार हो जाइए इस खुशनुमा मौसम का आनंद लेने के लिए। दिल्ली से मनीषा लाडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है जो प्रोजेक्ट चीता के लिए पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। चीता प्रोजेक्ट के तहत अफ्रीका से चीते लाकर भारत में लाए जा रहे हैं। अब तक से अगर हम देखें लगातार कूनो से खुशखबरी निकल कर आ रही है। इस बीच मुखी चीता ने 3 साल पूरे कर लिए हैं। वो इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में जन्मी पहली चीता है। ये मुखी है, कूनो की सबसे जिद्दी मगर चुलबुली चीता। 3 साल पहले जो अनाथ होकर मौत से लड़ रही थी, आज वही मुखी कूनो का गौरव है। मुखी भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत जन्मी पहली मादा चीता है। एक छोटे से शावक से लेकर आत्मविश्वासी मां बनने तक का इसका सफर बेहद दिलचस्प रहा है। मुखी आज 5 प्यारे प्यारे शावकों की मां है। 29 मार्च 2023 को जब मुखी पैदा हुई थी तो पूरा कूनो नेशनल पार्क तालियों से गूंज उठा था। नामीबिया से लाई गई चीता ज्वाला ने मुखी को जन्म दिया था। गर्मी और कमजोरी की वजह से मुखी के 3 भाई बहनों ने दम तोड़ दिया। कूनो के वन कर्मियों ने मुखी की देखभाल की। वक्त के साथ धीरे धीरे छोटी सी मुखी दौड़ने लगी, फिर उसने शिकार करना भी सीखा। 2025 में मुखी ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म देकर इतिहास रचा था। यही वजह है कि मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क चीता परियोजना की सफलता का प्रतीक बन चुका है। ये कामयाबी भारत में चीतों के सफल पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत है। इसी साल मार्च में ज्वाला ने तीसरी बार 5 शावकों को जन्म दिया। इससे पहले 18 फरवरी 2026 को साउथ अफ्रीका से लाई गई चीता गामिनी ने 3 शावकों को जन्म दिया था। 7 फरवरी 2026 को ही नामीबिया से आई चीता आशा ने 5 शावकों को जन्म दिया।
वहीं नवंबर 2025 में भारत में जन्मी पहली मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया। इन्हीं सब वजहों से प्रोजेक्ट चीता सफलता की नई मिसाल बनता जा रहा है। तब से कूनों से लगातार खुशखबरियां आती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब खबर करेंगे हम चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई, जिसके शुरू होने में सिर्फ कुछ दिन अब शेष रह गए हैं। इस साल ये धार्मिक यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिससे जुड़ी तैयारियां इन दिनों जोर शोर से चल रही हैं। रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार को जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर 900 मीटर लंबी सुरंग बनाई गई है बाकायदा, और अलकनंदा नदी पर बन रहे 200 मीटर लंबे पुल का काम युद्ध स्तर पर जारी है। पुल के कुछ ही हिस्सों का काम अब शेष रह गया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि 1 महीने में बचा हुआ जो काम है वो भी पूरा कर लिया जाएगा। इन तैयारियों के तहत तीर्थ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुलभ दर्शन का इंतजाम राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है। वहीं पर इस यात्रा के लिए अब तक 10 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तीर्थयात्रियों की इस भारी संख्या को देखते हुए अगर अब हम समझें तो उम्मीद जाहिर तौर पर यही है कि इस साल चारधाम यात्रा पर पुराने सारे रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से तमाम तैयारियां की जा रही हैं चारधाम यात्रा को लेकर, और इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, रोड को लेकर, पुल को लेकर भी जो काम है वो भी अब अंतिम चरण में नजर आ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जाहिर तौर पर यही है कि चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले ये काम भी पूरे कर लिए जाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होने में चंद रोज बाकी हैं। सबसे पहले 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट तीर्थ यात्रियों के लिए शुभ मुहूर्त में खुलेंगे। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ और फिर 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट पूजा पाठ के बाद श्रद्धालु के लिए खोल दिए जाएंगे। ऐसे में यात्रा से जुड़ी तैयारियों को इन दिनों युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है। चाहे रास्तों की मरम्मत का काम हो, चाहे यात्रियों के लिए बेहतर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, और चाहे ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट की प्लानिंग हो, फिर चाहे मेडिकल और दूसरी जरूरी सुविधाएं भी हों, हर व्यवस्था को समय पर पूरा करने का दावा सरकार कर रही है। चारधाम यात्रा हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है, जिसमें हमारे राज्य के लोग पूरे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं, उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। और इस वर्ष 19 अप्रैल से जो चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है, उसके निमित्त सभी तैयारियां लगातार 2025 की यात्रा के संपन्न होते ही हमने प्रारंभ कर दी थी। अब सड़कों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, अन्य अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, आवास अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, इसके साथ साथ दर्शन की व्यवस्था अच्छी हो, परिवहन अच्छा हो, उन सभी पर विशेष ध्यान कर रहे हैं। यात्रा की तैयारियों से जुड़ी ऐसी ही एक तस्वीर केदारनाथ धाम से सामने आई। यहाँ रास्तों पर जमी बर्फ को हटाने का काम बेहद तेजी से हो रहा है। इस काम के लिए 60 मजदूरों को लगाया गया है, जो पैदल मार्ग को खोलने में जुटे हैं। वहीं रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार को जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर 900 मीटर लंबी सुरंग के बाद अब अलकनंदा नदी पर बन रहे 200 मीटर लंबे पुल का काम युद्ध स्तर पर जारी है। पुल के कुछ ही हिस्सों का काम बचा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 1 महीने में बचा हुआ काम भी पूरा कर लिया जाएगा। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे को आपस में जोड़ने के लिए रुद्रप्रयाग में 900 मीटर लंबी टनल के साथ ही रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी पर 200 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इस समय हम टनल के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यह केदारनाथ हाईवे और बद्रीनाथ हाईवे को आपस में जोड़ने के लिए 900 मीटर लंबी टनल बनाई जा रही है। इसका निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और टनल के भीतर से वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। लगातार टनल के भीतर से वाहनों की आवाजाही हो रही है। टनल को आपस में जोड़ने के लिए
ठीक सामने अलकनंदा नदी के ऊपर 200 मीटर लंबे मोटर पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मोटर पुल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। यात्रा की जैसा कि आपको पता है 2 चरण रहते हैं। एक पहला चरण आपका अप्रैल मई जून में है और इसके बाद थोड़ा सा गैप आता है। तो अगर पहले चरण में नहीं हो पाता दूसरे चरण के पहले तो तैयारी हो जाए। टनल पूरी तैयार है, पुल का छोटा सा हिस्सा रह गया है, परंतु जब तक पुल का पूरा सेफ्टी ऑडिट नहीं हो जाता तब तक उसको चालू करना भी उचित नहीं होगा। देवभूमि की इस पवित्र यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या साल दर साल बढ़ रही है। इस साल भी अभी तक इस यात्रा के लिए 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के लिए 3,41,595 तीर्थयात्रियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि बद्रीनाथ धाम के लिए 3,03,29 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं गंगोत्री धाम के लिए 1,86,875 और यमुनोत्री धाम के लिए 1,82,328 यात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 10 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक चारधाम यात्रा के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। हमारा प्रयास है कि हर एक आने वाले यात्री, श्रद्धालु, तीर्थयात्री, उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। यात्रा शुरू होने से पहले रजिस्ट्रेशन की संख्या को देखते हुए इस बार भी रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ये यात्रा हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ यात्राओं में से एक है, जिसके लिए देश ही नहीं दुनिया भर से श्रद्धालु हर साल बड़ी संख्या में देवभूमि दौड़े चले आते हैं। देहरादून से अंकित शर्मा और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात आईपीएल की कर लेते हैं। कल राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से मात दी। अब आज भी एक और महामुकाबला है। आज पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच भिड़ंत होने वाली है। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मल्लापुर में शाम 7:30 बजे से होगा। गुजरात की कमान शुभमन गिल के पास है, वहीं गुजरात टाइटंस को साई सुदर्शन से भी बड़ी उम्मीदें हैं। पिछले सीजन में सुदर्शन 759 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे थे। वहीं श्रेयस अय्यर के पास पंजाब किंग्स की कमान है। श्रेयस आईपीएल में सफल कप्तान रहे हैं। उन्होंने दिल्ली, पंजाब, कोलकाता और फाइनल तक इसे पहुंचाया है। तो फैंस को इस मुकाबले का भी बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार है। आपको ऐसे खिलाड़ियों की कहानी दिखाएंगे जिन्होंने कम सुविधाओं में भी अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत शानदार मुकाम हासिल किया। वैसे तो जहां ऐसी अनोखी काबिलियत इन दिनों कई खिलाड़ी पेश भी कर रहे हैं, वहीं पर छत्तीसगढ़ में चल रहे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के जरिए खिलाड़ियों के संघर्ष और हर बाधा को पार करके कामयाबी की बुलंदियां हासिल करने की भी कहानियां सामने आ रही हैं। स्कूल में था, गांव में एक इंडोर स्टेडियम था, वहां पर एक कोच रहे थे। कोच ने आकर बोले कि वेट लिफ्टिंग करना है। कि मैंने बोला कि मुझे वेट लिफ्टिंग के मतलब कुछ नहीं पता है। मैम ने बोले कि तुम आ जाओ, मैं बता दूंगा। तो मैं गया, जाने के बाद वो सब बताए, ये स्नैच है, ये क्लीन एंड जर्क है, बताए। फिर मैं 4 से 5 महीने के बाद सब सीख गया। उसके बाद मैं हर दिन मेहनत करता रहा। दीपा ने 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। इन्हें आगे ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने और ऊंचे मुकाम हासिल करने की तमन्ना भी है। इसके लिए केवल कड़ी मेहनत ही कामयाबी का इनका मंत्र है। हर दिन हार्ड वर्क करके रहो, जरूर सक्सेस मिलेगा। मीगर एक सैलरी पर काम करते हैं, मीगर एक माफ कीजिएगा अर्निंग पर काम करते हैं। 3 से 4 हजार रुपए मासिक वो कमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज उनका ये सफर उन्हें यहाँ तक ले आया। और यही सफर, यही संघर्ष, उनकी इच्छा और उनका सपना ये है कि यही संघर्ष उन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक्स तक भी लेकर जाएगा, जहाँ पे वो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ ऐसी ही कहानी मिजोरम के इस खिलाड़ी की है, जिसने वेट लिफ्टिंग के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। Starting from 2018, he's little bit age, like around 13 age. We are starting from like bamboo stick and all, because technique we have to learn first. Weightlifting journey is very difficult. We cannot easily earn in national medal is very hard. After 5 years and all, he is achieving like from, so just now 2018 starting, after 2024 only he's getting medal. So it's very tough journey for weightlifting also.
खेलो इंडिया ट्राइबल इवेंट में इसी मंच पर झारखंड के युवा वेटलिफ्टर बाबूलाल हेम्ब्रम ने भी सबका ध्यान खींचा। उन्होंने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर अपनी शानदार मौजूदगी दर्ज कराई। खेलो इंडिया आ चुका है अपने ट्राइबल एडिशन के साथ और इस बार छत्तीसगढ़ उसकी मेजबानी कर रहा है। मैं आपको बता दूं ये अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि देश में पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल एडिशन के साथ आया है और इसकी मेजबानी छत्तीसगढ़ जैसा स्टेट कर रहा है जहां 32% ट्राइबल पॉपुलेशन है और इससे अच्छा स्टेट कोई दूसरा हो नहीं सकता इसकी मेजबानी करने के लिए। खेलो इंडिया ट्राइबल इवेंट के जरिए छत्तीसगढ़ के एथलीट्स को अपने टैलेंट के प्रदर्शन का मंच तो मिला ही है, इसमें 30 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3000 से ज्यादा एथलीट भी हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता 3 अप्रैल तक चलेगी और उम्मीद है कि इसके जरिए खेलों के नए सितारे उभर कर सामने आएंगे जो दुनिया भर में देश का नाम रोशन करेंगे। रायपुर से सुमी राजपन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलिस्तीन की पारंपरिक कढ़ाई की वर्कशॉप इन दिनों मैड्रिड में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है। इसमें 20 साल की फिलिस्तीनी शरणार्थी लोगों को न सिर्फ कढ़ाई सिखा रही हैं बल्कि अपनी संस्कृति और संघर्ष की कहानी भी उन तक पहुंचा रही है। मैड्रिड में ये लोग सुई धागे से सिर्फ डिजाइन नहीं बना रहे, ये सीख रहे हैं फिलिस्तीन की पारंपरिक कढ़ाई। हर टांका एक कहानी कहता है। फूल, पेड़ और जमीन से जुड़े ये डिजाइन पीढ़ियों से आगे बढ़ते आए हैं। फिलिस्तीन की ये पारंपरिक कढ़ाई ततरीज के नाम से जानी जाती है। 20 साल की डालिया हम्माद, एक फिलिस्तीनी शरणार्थी, एक खास वर्कशॉप के जरिए लोगों को सिखा रही हैं अपने देश की पारंपरिक कला। ये सिर्फ सजावट नहीं है, ततरीज यानी कढ़ाई हमारा इतिहास और हमारी संस्कृति जैसा है। ये एक तरह से विरोध और अपनी पहचान बचाने का तरीका है। डालिया के लिए ये कढ़ाई सिर्फ कला नहीं, ये उनकी पहचान और संघर्ष का हिस्सा है। गाजा में युद्ध के दौरान ततरीज उनके लिए सुकून और सहारा बन गई है। वर्कशॉप में शामिल लोग भी इस कला से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। ये एक पुरानी कला है जो हमारी दादी नानी करती थी और अब इसे दूसरी संस्कृति के साथ सीखना बहुत खास अनुभव है। ये वर्कशॉप सिर्फ सिखाने तक सीमित नहीं है, ये लोगों को फिलिस्तीन के हालात से भी जोड़ रही है। डालिया यहाँ लोगों को ऐसे पैटर्न सिखा रही हैं जो फिलिस्तीनी लैंड डे से जुड़े हैं। सुई धागे से बने ये डिजाइन अब सिर्फ कला नहीं बल्कि एक संस्कृति और संघर्ष की कहानी है जो मैड्रिड में अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एल साल्वाडोर की गलियों में दिखी सदियों पुरानी एक अनोखी आस्था, जहां शैतानों का डरावना खेल बन जाता है परंपरा का हिस्सा। कोड़ों की मार के बीच भी कायम है विश्वास और फिर एक पल में सब बदल जाता है। ये कहानी है दर्द, आस्था और अच्छाई की जीत की। देखिए। एल साल्वाडोर के एक छोटे से शहर में हर साल एक अनोखी परंपरा देखने को मिलती है। यहाँ रंग बिरंगे कपड़ों और डरावने मुखौटों में शैतान सड़कों पर उतरते हैं और लोगों को कोड़े मारते हैं। ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा है जो बुराई और पाप का प्रतीक मानी जाती है। शहर की गलियों में ये अनोखा दृश्य हर साल दोहराया जाता है, जहाँ दर्द भी है लेकिन आस्था उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये एक खूबसूरत परंपरा है। थोड़ा दर्द होता है लेकिन ये एक अनोखा अनुभव है जिसे सिर्फ यहीं महसूस किया जा सकता है। फिर आता है वो पल जब कहानी बदल जाती है। घंटी बजाते हुए यीशु का प्रवेश होता है। जैसे ही यीशु सामने आते हैं, सभी शैतान जमीन पर औंधे मुंह लेट जाते हैं और यीशु उनके ऊपर चलते हुए आगे बढ़ते हैं। ये दृश्य बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ड्रोन कैमरे से कैद ये तस्वीरें इस परंपरा की भव्यता को और भी खास बना देती हैं, जहां अंत में शैतान उठते हैं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं, एक संदेश के साथ कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।